नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेटी अपनी बहू पर आई। कौशिक जी जो पेशे से एक डॉक्टर थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी सीमा, बेटा वैभव, बेटी रागिनी और उनकी बहू तमन्ना थी। बेटे की शादी को 2 साल हो चुके थे। बेटा वैभव भी डॉक्टर था, तो दोनों बाप बेटे अपना हॉस्पिटल चलाते थे। वह दोनों अधिकतर समय बाहर ही रहते थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि घर में उनके पीछे क्या चल रहा है। कौशिक जी की पत्नी सीमा एक पुरानी सोच विचार वाली आधुनिक महिला थी, जिनका मानना था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और उनका फर्ज है कि वह ससुराल में सबकी सेवा करे, किसी को भी शिकायत का मौका न दे। तो वो और उनकी बेटी जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते, तब तक बहू के साथ मिलजुल कर काम कराती और उन दोनों के जाते ही माँ बेटी अपने असली रंग में आ जाती थी। फिर बेचारी बहू तमन्ना पर जो हुक्म चलाया जाता, वो तभी खत्म होता जब तक कि दोनों बाप बेटा घर वापस न आ जाते, और फिर वही सब होता जो सुबह के समय दोनों करती थी। इससे डॉक्टर साहब को लगता कि मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है और सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन वैभव को तमन्ना हर समय उदास और दुखी थकी हारी सी लगती थी। जब वह पूछता तो वह कह देती थी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, जबकि सच में तो यह था कि उसे आराम करने की फुर्सत ही नहीं थी। अगर घर में अधिक काम नहीं होता था तो उसे फालतू के काम थमा दिए जाते थे और उसे उलझा के रखा जाता था। खैर, धीरे धीरे समय गुजरता रहा और डॉक्टर साहब ने बेटी रागिनी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। सीमा जी ने कई रिश्ते इसलिए मना कर दिए क्योंकि परिवार बड़ा था। आखिर एक परिवार सीमा जी को अच्छा लगा, जिसमें एक लड़का रमन और एक बेटी साधना, जिसकी शादी हो चुकी थी, और रमन के माता पिता, बस यही परिवार था। रमन एक सरकारी पद पर था और उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। सीमा जी ने सोचा कि बेटी अकेली रहेगी और राज करेगी, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। यही सब सोचकर सीमा जी और रागिनी ने शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक समय पर रमन के परिवार वाले रागिनी को देखने आए। सीमा जी तो उनके सामने अपनी बेटी की तारीफ के पुल बांधती जा रही थी कि देखिए, मेरी बेटी ने ये सब कढ़ाई की है, यह घर जो सजाया गया है यह मेरी बेटी रागिनी ने ही किया है, और जो यह रसमलाई है यह भी उसी ने बनाई है। यह सब सुनकर रमन की मम्मी को लगा कि वाकई लड़की बहुत होशियार है, लेकिन सच तो यह था कि सब कुछ तमन्ना ने किया था। खैर, रमन के परिवार वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और रागिनी को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म भी करके वह लोग चले गए और कहा कि पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख बता देंगे। जल्दी ही शादी की तारीख भी निकल आई, जो 2 महीने बाद की थी। जब रागिनी को थोड़ी चिंता होने लगी कि शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था सिवाय चाय बनाने के, अब वह तमन्ना से बोली कि भाभी, आप मुझे किचन का कुछ काम सिखा दीजिए। तभी सीमा जी वहां आई और बोली, बेटा तो क्यों परेशान होती है, तो घर के काम करने के लिए नहीं, राज करने के लिए बनी है। ये सब काम तुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। रागिनी बोली कि अगर मेरी सास ने मुझे काम करने को बोल दिया तो मैं क्या करूँगी माँ। तब सीमा जी बोली कि तुझे खीर और हलवा तो बनाना आता ही है ना। रागिनी बोली कि हाँ, तो बस ठीक है, अपनी पहली रसोई में तो यही चीज़ें बना देना, फिर तो रमन के साथ तुझे दूसरे शहर चले ही जाना है, तब अपनी मर्जी चला लेना और अपने पति को काबू में रखना। अब तो सीमा जी जब देखो तब रागिनी को किस तरह रमन को अपने बस में रखना है, कैसे उससे अपनी ज़िद मनवानी है, जैसी बातें सिखाती रहती थी। तमन्ना यह सब सुनती तो उसे बहुत दुख होता कि यह तो रागिनी का घर बसाने से पहले ही तुड़वा रही हैं, पर वह कभी भी कुछ नहीं कहती थी, इसलिए चुप ही रहती थी। जल्दी ही रागिनी की शादी का दिन भी आ गया और वह दुल्हन बनकर अपनी ससुराल चली गई। वहाँ उसका खूब स्वागत किया गया और सबने ढेर सारा प्यार दिया। ये देखकर रागिनी को लगने लगा कि मम्मी सही कहती थी। सभी रस्मों के बाद जब रागिनी को उसकी ननंद उसके कमरे में छोड़ने गई, तो उसने देखा कि कमरा सजा हुआ था। अभी वह कमरे की सजावट देख ही रही थी कि तभी कमरे में रमन आ गया और रागिनी के पास आकर कहने लगा, देखो रागिनी, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उनका आदर करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे परिवार वालों को दिल से अपना लो।
और उनके दिलों में जगह बना लो। रागिनी बोली, मैं कोशिश करूँगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर रमन बहुत खुश हो गया और जब अगली सुबह रागिनी की आंख खुली तो देखा कि घड़ी में 5 बज रहे थे। वह मम्मी की बात याद करके सुबह जल्दी उठ गई थी और नहा धोकर तैयार होकर नीचे अपनी सासू माँ के पास आ गई। उसके पैर छुए और रमन की मम्मी जी ने उसे ढेरों सारे आशीर्वाद दिए और कहा कि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुमको सबके लिए खाना बनाना है, तुम बना लोगी ना। रागिनी चौंक गई पर खुद को संभालते हुए बोली, मम्मी जी आप बता दीजिए खाने में क्या बनाना है, किसको घर में क्या क्या पसंद है, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी बोली, छोले तो रात को मैंने भिगो दिए थे, तुम ऐसा करो कि छोले पुलाव, कचौरी, मिक्स सब्जी, बूंदी का रायता, सलाद और खीर बना लेना। रागिनी बोली, ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद ननंद आई और बोली कि भाभी, मम्मी ने कहा है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं और यह बता दूं कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। रागिनी बोली, आप सब सामान बता दीजिए, बाकी मैं सब कर लूँगी। ननंद सब बताकर चली गई। अब रागिनी को इस समय कुछ नहीं सूझता तो उसने झट से सीमा जी को यानी कि अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया और बोली कि मम्मी, आपने तो कहा था कि मुझे खीर या हलवा बनाने के लिए कहा जाएगा, पर यहाँ तो मुझे 15 लोगों का खाना बनाना है, वो भी छोले पुलाव, कचौरी, खीर, रायता, सलाद, सब कुछ बनाना है। अब मैं क्या करूँ माँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मुझे तो बस खीर, सलाद, कचौरी बनाना आता है, बताइए ना क्या करूँ। तब सीमा जी बोली कि तू बाकी चीज़ें किसी होटल से ऑर्डर कर लो। रागिनी बोली, वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है आपने। मैं अभी छोले पुलाव और मिक्स सब्जी का ऑर्डर कर देती हूँ और डिलीवरी वाले को कह दूँगी कि वो पीछे के दरवाजे से आए। इतना कहकर रागिनी ऑर्डर करने लगी तो उधर से जवाब आया कि आपका ऑर्डर आधे घंटे में आपके घर पहुँच जाएगा। अब रागिनी ने गैस चालू करके एक पर छोले चढ़ाए और दूसरे पर दूध रखकर खीर बनाने लगी, साथ ही कचौरी का आटा भी गूँथने लगी। जब कुकर ने 5 सीटी बजा दी तो वह गैस बंद करके सलाद काटने लगी और फिर कचौरी के लिए लोई भी बनाने लगी। इधर खीर भी बन गई और रागिनी ने उसमें बादाम, काजू, इलायची, सूखा नारियल डालकर गैस बंद कर दिया। तभी उसका फ़ोन बजा और डिलीवरी वाले ने कहा कि मैडम, मैं आपका पार्सल ले आया हूँ, मैं घर के पीछे खड़ा हूँ। तो रागिनी ने किचन की खिड़की खोल कर देखा तो उसे डिलीवरी वाला दिखाई दिया। उसने फ़ोन पर कहा कि तुम्हारे ठीक सामने वाले घर की खिड़की खुली है, उसी में तुम्हें ऑर्डर पहुंचाना है। डिलीवरी वाले ने रागिनी को ऑर्डर देकर उससे पैसे लिए और चुपचाप वहां से चला गया। इधर रागिनी ने जल्दी से पैकेट खोलकर सारा खाना बड़े बर्तनों में पलटकर इस तरह से सजा दिया कि मानो सब कुछ पकाकर तैयार हो गया हो। अब रागिनी ने सारे पैकेट को एक पॉलिथीन में रखकर किचन में ही छिपा दिया और फिर एक चैन की सांस लेते हुए कचौरी तलने की तैयारी शुरू कर दी। जब रागिनी कचौरी बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी मम्मी जी और उसकी ननंद किचन में आ गई और देखा कि सारा खाना तैयार है और कचौरी बनने लगी हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटी, तुम खाना टेबल पर लगवा दो और सबको खाने के लिए बोलो, और बेटा तुम कचौरी तलना शुरू करो। जल्दी ही सब लोग खाना खाने बैठ गए और खाने लगे। सब रागिनी के खाने की खूब तारीफ कर रहे थे। नई बहू को नेक दिया गया और साथ ही आशीर्वाद भी। उधर रागिनी अपनी चतुराई पर बहुत खुश हो रही थी। अपने कमरे में जाकर उसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके सारे दिन की घटना की जानकारी दी और ऐसे ही समय निकलता गया। अब रागिनी की शादी को 1 महीना होने को आया था। सभी मेहमान भी जा चुके थे। रागिनी सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाती और नाश्ता भी बना देती थी। फिर उसके बाद वह कोई ऐसा काम लेकर बैठ जाती थी। फिर उसकी सास को ही दोपहर और रात का खाना बनाना पड़ता था। कभी वो पेट दर्द का या फिर बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही लेटी रहती थी और मम्मी जी पहले की तरह घर का काम करती रहती थी। लेकिन उन्होंने रागिनी पर कभी कोई सख्ती नहीं बरती थी क्योंकि वे उसे अपनी बेटी ही मानती थी और उसकी खुशी का ध्यान भी रखती थी।
हालांकि उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि रागिनी को वह जब भी खाना बनाने के लिए कहती हैं तो वह थोड़ा सा परेशान सी हो जाती है और बाकी काम भी बस जैसे तैसे खत्म करके अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। जबकि रमन की मम्मी चाहती थी कि रागिनी उनके पास बैठे और ढेर सारी बातें करे, लेकिन वह अपने कमरे में लेटी अपने मायके सीमा जी से बातें करती रहती थी। रमन की मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हर समय फ़ोन पर इतनी बातें किससे करती है। एक दिन जब वो रागिनी के कमरे के सामने से गुजर रही थी कि उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। रागिनी अपनी मम्मी सीमा जी से कह रही थी, मम्मी जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने रमन से कहा था कि वह अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करवा ले, पर तुम जानती हो मम्मी वह नहीं माने और बोले कि अगर हम चले जाएंगे तो मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे। इसके बाद मैंने भी अपना व्यवहार मम्मी जी के लिए रूखा कर लिया, पर वह तो बहुत अच्छी हैं, मेरी किसी भी गलती या बात का बुरा नहीं मानती और रमन से या पापा जी से मेरी शिकायत भी नहीं करती हैं, जैसे कि आप भाभी की करती हो भैया से। जब तक रमन और पापा जी घर में रहते हैं तब तक काम करती हूँ और उसके बाद सब कुछ वैसे ही छोड़कर सीधे अपने कमरे में चली आती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, मैं उनके पास नहीं बैठती और न ही बात करती हूँ, वो अकेली ही सारा घर का काम करती रहती हैं। मैं रमन के वापस लौटने से ही थोड़ी देर पहले नीचे जाकर काम करने और थकने का नाटक करती हूँ ताकि रमन को लगे कि मैं घर का सारा काम करती हूँ। ये सुनकर मम्मी जी की समझ में आ गया और वह जान गई कि रागिनी यह सब अपनी मम्मी के कहने में आकर कर रही हैं। लेकिन उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा और सब काम पहले की भांति करती रही। लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी थी कि रमन का घर कहीं उसकी सास सीमा की वजह से टूट न जाए। उन्हें पता था कि रागिनी अच्छी लड़की है, बस उसे सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है, पर कैसे, इसका जवाब उनके पास अभी नहीं था। धीरे धीरे रमन की शादी को 1 साल हो गया और रागिनी चाहती थी कि उसकी शादी की सालगिरह की पार्टी हो और उसके मायके वालों को भी बुलाया जाए। रमन ने अपनी मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा, हम तो वैसे भी तुम दोनों को सरप्राइज़ पार्टी देना चाहते थे और तुम्हारी मम्मी ने तो सब कुछ इंतज़ाम पहले से ही कर लिया है। तुम तो बेकार में ही परेशान हो रहे हो। यह देखो इनविटेशन कार्ड, गेस्ट की लिस्ट, खाने का मेन्यू और सजावट बुकिंग भी कर दी गई है। अब तुम रागिनी को ये खाने का मेन्यू और मेहमानों की लिस्ट दिखा दो, उसे कुछ चेंज करना होगा या जोड़ना हो तो वह कर देगी, फिर हम इसे फाइनल करके भेज देंगे। रागिनी को इन सब की कोई उम्मीद नहीं थी कि मम्मी जी और पापा जी खुद इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसे तो हैरानी हो रही थी और साथ ही खुशी भी कि चलो इसी बहाने सब घरवालों से मिलना हो जाएगा। वैसे रागिनी अपने मायके महीने में 1 बार तो ज़रूर जाती थी, जिससे उसकी सास ने कभी नहीं रोका। रमन की मम्मी भी उसके घर वालों से मिलने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पार्टी की तैयारी कर ली। पार्टी वाले दिन रागिनी ने अपने परिवार वालों को सुबह से ही आने के लिए कह दिया था, तो सीमा जी ने अपने परिवार वालों को सुबह से ही आने के लिए कह दिया था। पार्टी वाले दिन सीमा जी अपने परिवार के साथ सुबह 10 बजे तक आ गई थी। रमन की मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा और वह किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। इधर सीमा और रागिनी कमरे में बैठकर बातें करने लगी। रमन, उसके पापा, रागिनी के भैया और पापा बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तमन्ना ने देखा कि रमन की मम्मी जी किचन में अकेली काम कर रही है, तो वो उनके पास जाकर बोली, आंटी जी आप बुरा न माने तो आप बैठिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। रमन की मम्मी को तमन्ना की बात सुनकर अच्छा लगा और वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई और तमन्ना को काम करते देखने लगी कि कितनी कुशलता से वह सब काम कर रही थी और साथ ही किचन का सारा सामान सहेज कर भी रख रही थी। मम्मी जी की अनुभवी आंखें नज़र ताड़ गई थी कि तमन्ना कुछ उदास सी थी। उन्होंने तमन्ना से पूछा, तमन्ना बिटिया एक बात तो बताओ, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम्हारी सासू माँ घर में कुछ काम भी करती है या नहीं, या तुम ही सारा काम करती हो?
तो तमन्ना एकदम से घबरा गई और भटकते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी। मम्मी जी और मैं मिलकर घर का सारा काम करते हैं। लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हैं? तो रमन की मम्मी बोली, क्योंकि रागिनी तो हर समय सुबह से शाम तक बस अपनी मम्मी से ही बात करने में लगी रहती है। उसके पास मुझसे बात करने का भी समय नहीं रहता और न ही घर के काम करने का। मुझे तो आदत है काम करने की, तो मैं वही सारा काम कर लेती हूँ। पर मुझे लगता है कि शादी से पहले भी रागिनी घर का कोई भी काम नहीं करती होगी। तभी तो जब भी खाना बनाने का समय होता है वह कोई ना कोई बहाना लेकर बैठ जाती है। क्यों बहू, मैं सही कह रही हूँ ना? और अब तो मैंने भी उसे खाना बनाने के लिए कहना ही बंद कर दिया है। वो तो बस इस घर में अपनी मम्मी के कहने अनुसार काम करती है। जितना वो कहती है उतना ही काम करके वो अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। तमन्ना को इन सब बातों की जानकारी पहले से ही थी, पर वो अपने मुंह से अपने घर की कोई बुराई नहीं करना चाहती थी। इसलिए बस वो आंसुओं भरी आंखों से रमन की मम्मी की तरफ देखती रही। फिर तमन्ना के निराशा भरे चेहरे को देखकर रमन की मम्मी सब कुछ समझ गई और बोली, माफ़ करना बेटा, मैं भी अकेली पड़ गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किससे अपने दिल की बात करूं। तुम्हारे सामने दिल का हाल रख दिया, पर तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा ही है। क्यों न मैं और तुम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें? तमन्ना ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखा। तब वो बोली, इस समस्या का एक ही हल है कि जैसे को तैसा। फिर तमन्ना ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मतलब अब तुम भी अपने पति और ससुर के सामने घर का काम करोगी और उनके घर से जाते ही तुम अपने कमरे में जाकर मुझसे बात करना शुरू कर देना। और हाँ, तुम मुझे मम्मी कहकर बुलाना, जिससे सीमा जी को लगे कि तुम अपनी मम्मी से बात कर रही हो। और मैं तुम्हें साधना कहकर बुलाऊंगी तो रागिनी को लगेगा कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर उन्होंने तमन्ना का फ़ोन नंबर ले लिया। तमन्ना रमन की मम्मी से कहती है कि आंटी जी, मैं तो मम्मी जी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, पर मैं रागिनी दीदी का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। वो बात अलग है कि उन्होंने मेरे साथ कभी भी सही व्यवहार नहीं किया। एक बात कहूँ आंटी जी, रागिनी दीदी तो चाहती थी कि वो घर का काम सीखे, पर मम्मी जी ने उन्हें पता नहीं क्या कहा कि वह उनके कहने अनुसार काम करने लगी। पर मैं क्या करती आंटी जी, मैं भी मजबूर थी। मैं उनको सुधारने के लिए आपकी बात मानूंगी, चाहे मुझे मम्मी की कितनी ही डांट क्यों ना सुननी पड़े। रमन की मम्मी बोली, तो ठीक है बेटा, अब बाहर चलते हैं और परसों से अपना काम शुरू करेंगे। सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर रात की पार्टी अटेंड करके रमन के ससुराल वाले अपने घर चले गए। सबने पार्टी में खूब एंजॉय किया। रागिनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे बहुत बातें बताकर गई थी घर से अलग होने की, तो वह मन ही मन बहुत खुश थी कि इन बातों पर एक दिन वह ज़रूर अमल करेगी। लेकिन एक दिन बाद जब वो सुबह किचन में गई तो उसने देखा कि मम्मी जी किचन में नहीं थी और अभी तक चाय भी नहीं बनी थी। तो उसने सबसे पहले सबके लिए चाय बनाई और सबको दी। उसके बाद उसने जल्दी से नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी और नाश्ता भी बना लिया। तभी रमन आया और बोला, मम्मी को तेज़ बुखार है, तो तुम उनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना और टाइम से दवाई भी दे देना। पापा शाम को घर जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर रमन अपने पापा के साथ चला गया। इधर रागिनी ने मम्मी के कमरे में जाकर देखा कि मम्मी को सच में बुखार है या नहीं। मम्मी जी को सचमुच में तेज़ बुखार था और वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। तब रागिनी ने बड़े बुझे मन से झूठी मुस्कान के साथ मम्मी जी से उनकी तबीयत पूछी और उन्हें नाश्ता करवा कर दवाई भी दे दी। फिर अपने कमरे में आकर अपनी मम्मी सीमा जी को फ़ोन किया। सीमा जी ने फ़ोन उठाकर गुस्से वाली आवाज़ में पूछा कि कौन बोल रहा है। तो रागिनी बोली, मम्मी क्या हुआ है आपको, इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? तो सीमा जी बोली, अरे तुम हो क्या रागिनी, अरे तुमने आज इतनी जल्दी फ़ोन कैसे किया? तो रागिनी ने अपने घर की सुबह की घटना बता दी। फिर बोली, आप गुस्सा क्यों हो रही हो मम्मी? तो सीमा जी बोली कि आज तमन्ना को पता नहीं कैसे
पेट में दर्द हो रहा है, वह बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही, तो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता कैसे करूं। अब तो आदत ही नहीं रही है मुझे काम करने की। पता नहीं ये तमन्ना अकेली कैसे सब कर लेती थी। दोनों माँ बेटी देर तक बात करती रही। तभी रागनी बोली, मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे किचन में काम है और बाकी के काम भी पड़े हैं। तो सीमा जी बोली, तेरी बातों के चक्कर में मैं भी घर का काम करना भूल गई, अब फ़ोन रख। इतना कहकर सीमा जी ने फ़ोन रख दिया और किचन के साथ साथ घर की साफ सफाई में लग गई। सीमा जी बहुत थक चुकी थी। कई सालों बाद घर के काम करने से सीमा जी को बहुत उलझन और थकावट लग रही थी, पर क्या करती, करना तो था ही। मदद के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। इधर रागनी का भी यही हाल था। वो तो बस सुबह शाम थोड़ी देर तक किचन में काम करती थी, बाकी सारा काम तो मम्मी जी ही करती थी। पर आज उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। खैर, जैसे तैसे उसने काम खत्म किया और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, पर टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे। उसने झटपट खिचड़ी प्लेट में निकाली और पानी लेकर मम्मी जी के कमरे में जाकर उन्हें खिचड़ी खिलाई और फिर समय रहते ही दवाई भी दी। उसके बाद उनका हालचाल पूछकर वो किचन में आ गई। उसे ज़ोरों से भूख लग रही थी, पर उसे याद आया कि उसने खाना तो बनाया ही नहीं था, इसलिए बची हुई खिचड़ी अचार के साथ खा ली और आराम करने अपने कमरे में चली गई। सोचा कि आराम करूंगी, पर जैसे ही लेटी तो रमन का फ़ोन आ गया। उसने मम्मी जी के बारे में पूछा और बोला कि पापा 4 बजे तक घर लौट आएंगे। ये सुनकर रागनी ने घड़ी देखी तो वह देखकर हैरान हो गई कि घड़ी में 2 बज रहे थे। उसने थोड़ा आराम किया और फिर लेटे लेटे शाम के काम की प्लानिंग करने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं पहले से ही प्लानिंग कर लूँगी कि क्या करना है तो काम आसान हो जाएगा। उधर सीमा जी भी काम करते हुए थक कर चूर हो गई थी। उसने भी खिचड़ी तमन्ना को खाने को दी और फिर बची हुई खिचड़ी खुद भी खाकर आराम करने लगी। जब रागनी और सीमा जी अपने अपने घरों में आराम कर रही थी तो तमन्ना और रमन की मम्मी आराम से फ़ोन पर एक दूसरे से बात कर रही थी। तमन्ना बोली कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आंटी जी कि मम्मी अकेले काम कर रही है। तो रमन की मम्मी बोली कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है, रागनी को सारा काम करते देख, लेकिन दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा कुछ दिन। तब तमन्ना बोली, अगर यह मुझे डॉक्टर के पास ले जाने लगे तब? तुम उस समय शहर की लेडी डॉक्टर मिसेस शर्मा का नाम ले लेना, बाकी वह देख लेंगी। डॉक्टर मिसेस शर्मा मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तमन्ना बोली कि क्या मिसेस शर्मा आपको जानती है? तो रमन की मम्मी बोली कि वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मैंने अपनी योजना के बारे में उन्हें बता दिया, वह तुम्हारी मदद कर देंगी और तुम्हारे अंकल जी भी हमारी योजना के बारे में जानते हैं। मैं कोई बात उनसे नहीं छुपाती हूँ, उन्हें बताकर ही मैंने ये योजना बनाई थी। तब तमन्ना बोली, तो ठीक है आंटी जी, अब मुझे तसल्ली है। रमन की मम्मी बोली कि मैं तो हफ्ते भर बुखार का नाटक करने वाली हूँ और फिर देखती हूँ कि रागनी में कितना बदलाव आता है। तमन्ना बोली कि ठीक है, जैसा आप और अंकल जी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो रमन की माँ बोली कि तुम अपने पति को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? तो तमन्ना बोली, आंटी जी मैं माँ बेटे के बीच में दरार नहीं डालना चाहती। अगर मैं आक्रोश में आकर उन्हें दीदी और मम्मी की सच्चाई बता देती तो उन्हें बड़ा दुख होता। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी तरह वैभव को मेरे पास भेज दो तो मैं उसे समझा दूंगी। तमन्ना बोली ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ आंटी जी। इतना कहकर तमन्ना ने फ़ोन रख दिया। करीब 1 हफ्ता हो गया, मम्मी जी का बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। कहा तो रागनी ने सोचा था कि 1-2 दिन में ही मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। अब 1 हफ्ते से लगातार योजना बनाकर घर का काम करने से रागनी को काम करने में आसानी होने लगी और काम में बिजी होने के कारण वो सीमा जी से कम बात कर पाती थी। यदि सीमा का फ़ोन आ भी जाता तो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछकर फ़ोन काट देती थी। इधर सीमा जी ने देखा कि तमन्ना का पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, तो उसने वैभव से कहा कि इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ला। तब वैभव बोला कि क्यों ना मैं तमन्ना को डॉक्टर शर्मा को दिखा लाऊं, वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। सीमा जी बोली कि
किसी भी डॉक्टर को दिखा ला, पर इसे जल्दी से ठीक करो। वैभव तमन्ना को लेकर मिसेस शर्मा के पास गया तो उन्होंने तमन्ना का चेकअप करके बताया कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसकी कंडीशन क्रिटिकल है और बच्चे की ग्रोथ के लिए उसे पूरे समय रेस्ट करना होगा। जब सीमा जी को पता चला कि तमन्ना माँ बनने वाली है तो वह बहुत खुश हो गई, और जब उसे ये पता चला कि डॉक्टर ने तमन्ना को कमज़ोरी की वजह और बच्चे की ग्रोथ के कारण उसे पूरा समय आराम करने के लिए बोला है तो वह कुछ परेशान सी हो गई कि मैं अकेले कैसे सब संभालूंगी। उनकी परेशानी को तमन्ना समझ गई और बोली कि मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं धीरे धीरे आपके काम में मदद कर दूंगी। तब सीमा जी बोली, नहीं रहने दो बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। तब तमन्ना ने अपनी सास को यूं परेशान होते देखकर वैभव से कहकर दिन भर के लिए एक काम वाली बाई का इंतजाम कर लिया और सीमा जी से कहा कि मम्मी जी अगर आप कहें तो खाना बनाने वाली भी लगवा देते हैं। आपको काम करते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम करूं और आप काम करें। तो सीमा जी को तमन्ना के द्वारा अपनी चिंता करते देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर वो बोली कि अभी मेरी उम्र ही क्या है और अगर हाथ पैर न चले तो बहुत सी बीमारियां जकड़ लेती हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, खाना ही तो बनाना है वो मैं कर लूँगी। और वैसे भी अब तो ऊपर के कामों के लिए तुम लोगों ने काम वाली बाई लगा दी है तो उससे मुझे बड़ी मदद मिल जाएगी। सीमा जी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि देखो, एक ये है जो शादी करके हमारे परिवार को अपना समझकर अपना मानती है, और एक मैं हूँ जिसने इस पर न जाने कितने जुल्म किए हैं, लेकिन इसने कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया और सब कुछ सहती रही। कभी मेरी शिकायत वैभव से नहीं की। अगर यह चाहती तो वैभव से कहकर अलग हो सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। यह सब परिवार वालों के बारे में कितना सोचती है। और उधर मेरी बेटी रागनी है जो वैभव की शादी से पहले मेरे साथ घर के किसी काम में मदद नहीं करती थी, और एक बार जब मैं बीमार पड़ी तो कैसे रो रो कर एक समय का खाना बनाती थी। गलती मेरी ही थी जो मैंने कभी रागनी को सख्ती के साथ काम करने को नहीं कहा और न ही सीखने को कहा। जब वो खुद तमन्ना से खाना बनाना सीखना चाहती थी तो मैंने ही उसे मना कर दिया था। वो तो थोड़ा बहुत काम चलाऊ खाना बनाना जानती थी, वरना उसे आता ही क्या है। पता नहीं उसकी सास ने उसके साथ 1 साल कैसे गुजारा होगा। सीमा जी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या गलती की है। मैंने रागनी को ससुराल में इस तरह के होने के बजाय अलग होने और सबका दिल जीतने के बजाय सबको दुखी खास कर सास को करने की सलाह देती रही। आज तमन्ना के इस व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपनी बेटी को कभी गलत सलाह देकर उसका घर टूटने नहीं दूंगी। सीमा जी यह सोच ही रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद सीमा जी तमन्ना के कमरे में गई और बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का जब भी मन करे तो कहने में झिझकिचाना नहीं, और हाँ, मैं आज तुम्हारे लिए मेवे वाली नमकीन और लड्डू बनाती हूँ। मेरी सास ने मुझे सिखाया था जब वैभव होने वाला था। तमन्ना यह सुनकर हैरान रह गई कि मम्मी जी के व्यवहार को क्या हो गया। तभी सीमा जी बोली, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कहने में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं माना और रागनी भी मेरे व्यवहार का अनुसरण करती रही। मैं उससे बढ़ावा देती रही। मैंने ये सही नहीं किया। यह सोचकर कि कल को वह पराए घर जाएगी तो उसे भी मेरे जैसी सास मिल सकती है और उसका बसा बसाया घर उसकी खुद की गलती से टूट सकता है। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों रागनी के ससुराल में छोटी छोटी बातों में दखल देती रही और उसके घर में दखल देती रही, जबकि मुझे यह नहीं करना चाहिए था। बल्कि अगर रागनी अपनी ससुराल की समस्या मुझे कहती है तो मुझे उसे घर में एडजस्ट करने के लिए कहना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तमन्ना सीमा जी को प्रायश्चित करते देखकर समझ गई कि मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वो बदल भी गई हैं, तो मुझे इन्हें अपनी योजना बता देनी चाहिए। मगर फिर तमन्ना ने सोचा कि पहले आंटी जी की सलाह ले लेती हूँ। तब तमन्ना बोली कि मम्मी जी मुझे पकोड़ा खाने और चाय पीने का मन है। तो सीमा जी बोली, अच्छा तो ठीक है बेटा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर सीमा जी किचन में चली गई और इधर
तमन्ना ने फौरन आंटी जी को फ़ोन किया और पिछले 2 दिन की सारी बातें बता दी। तब रागिनी की सास बोली कि तमन्ना, पहली बार कि तुम माँ बनने वाली नहीं हो। मैंने ही अपनी डॉक्टर सहेली को कहा था कि जब तमन्ना आए तो उसे यही बात कहना। तब तमन्ना बोली कि आंटी जी, जी वह चेकअप तो उन्होंने कहा कि वह वैभव को दिखाने के लिए किया गया था। लेकिन तमन्ना परेशान होकर बोली कि आंटी जी, मैंने जब खुद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जब आपके यहाँ पार्टी में आई थी, उससे 2 दिन पहले तो वो टेस्ट पॉजिटिव था और मैं वैभव को ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी। लेकिन हम सब पार्टी में आपके घर आ गए और फिर वहाँ आपने अपनी योजना बताई, तो मैं इन सब के कारण वैभव को बताना ही भूल गई थी। ये सुनकर रागिनी की सास बोली कि तुम एक बार फिर से टेस्ट करो। तो तमन्ना बोली कि जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई थी तो घर आकर मैंने टेस्ट किया तो वहाँ भी पॉजिटिव आया था। तो आंटी जी एकदम से खुश हो गई और बोली, यह तो बड़ी ही खुशी की खबर है। लेकिन तमन्ना, एक बात तो है कि तुम्हारी सास को अब अपनी गलती का पछतावा सच में हो रहा है। मुझे लगता है मुझे अपनी योजना खत्म कर देनी चाहिए। तो तमन्ना बोली कि आंटी जी, मम्मी तो अपनी गलती समझ गई और उनका व्यवहार भी मेरे प्रति बदल गया है, पर रागिनी दीदी का क्या? लेकिन अभी दीदी को बदलना ज़रूरी है। तब रागिनी की सास बोली, अरे मैं तो ये भूल ही गई थी कि मुझे रागिनी को सही रास्ते पर लाना है। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना और समय पर खाती पीती रहना। एक बार फिर से मेरी डॉक्टर सहेली के पास चली जाना। मैं उसे फ़ोन पर बात कर बता दूंगी और तुम्हारा ठीक से चेकअप करेगी। तमन्ना बोली, ठीक है, पर आप मुझसे फ़ोन पर बात ज़रूर करना। इतना कहकर तमन्ना ने फ़ोन रख दिया। उसने सोचा कि जिस दिन रागिनी दीदी का व्यवहार ठीक हो जाएगा, वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा और मैं इस योजना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तब तक सीमा जी पकोड़े और चाय, साथ में खट्टी मीठी चटनी, दोनों तरीके की चटनी भी बनाकर ले आई। तब तमन्ना और सीमा जी ने पहली बार एक साथ बैठकर चाय पी और चाय पकोड़ों का आनंद लिया। उधर रागिनी को घर के काम करते हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया था और इस बीच उसने माँ को जब भी फ़ोन किया, दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछकर फ़ोन रख दिया और इसके अलावा कोई भी बात नहीं की। अब रागिनी को भी सारा समय खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसने अब प्लानिंग बनाकर काम करना सीख लिया था और इस वजह से वह घर का सारा काम बड़ी सरलता से कर लेती थी और अब उसके पास आराम करने के लिए भी काफ़ी समय बच जाता था। लेकिन अब उसे ज़्यादा आराम भी अच्छा नहीं लगता था, तो वो मम्मी जी के पास जाकर बैठ जाती थी और उनकी तबीयत पूछती या फिर उनके साथ बैठकर टीवी देखती। ये देखकर मम्मी जी को भी लगने लगा था कि रागिनी भी सही रास्ते पर धीरे धीरे ही सही पर आ रही है। एक दिन फिर रागिनी बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मम्मी जी बोली, किस लिए बेटा? कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है और सबका दिल भी बहुत दुखाया है। कभी इस घर को और आपको अपना नहीं समझा और हमेशा अपनी मम्मी के कहने अनुसार आपके साथ गलत व्यवहार करती रही, जो सही नहीं था। लेकिन आपने सब कुछ जानते हुए भी कभी मेरी शिकायत रमन या पापा जी से नहीं की और न ही मेरे मायके वालों को कभी अपशब्द बोले। बल्कि जब वो लोग पार्टी में आए थे तो उनकी खातिरदारी मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा था कि रागिनी अपनी सास के सामने बैठकर पहली बार अपने दिल की बात कर रही थी और साथ ही उसने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग ली थी। आज वो पछता रही थी। रमन की मम्मी भी यही तो चाहती थी कि वो सुधर जाए और इस घर को अपना ले। वैसे रागिनी दिल की बुरी नहीं थी, खुशी खुशी अपने घर को संभाले, लेकिन अभी दोनों के बीच में माँ बेटी का और दोस्ती का रिश्ता बनना बाकी था। इसलिए रमन की मम्मी ने रागिनी को समझाया कि देखो बेटी, मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था और अपने बेटे के लिए पसंद किया था, तभी से अपनी बेटी मान लिया था और एक माँ अपनी बेटी से कभी नाराज़ नहीं होती और गलती होने पर उसे समझाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, पर तुम मुझसे एक वादा करो। रागिनी बोली, वो क्या मम्मी जी? तो मम्मी जी बोली कि अगर तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी
हम घर की बात घर में ही आपस में सुलझा लेंगे। रागिनी बोली, मम्मी जी क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? मम्मी जी बोली कि जब तुमने कोई गलती की ही नहीं तो माफ़ी किस बात की। हाँ, शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है। अगर लड़की समझदार होती है तो ससुराल के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी समस्या को सुलझा लेती है, लेकिन अगर लड़की नादान है तो वो ससुराल की हर बात को अपने मायके अपनी मम्मी से शेयर करती है, और अगर उसकी मम्मी समझदार है तो वो उसे सही सलाह देती है, न कि उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। और उसे सही सलाह देते हुए कहती है कि बेटी अब वही घर तुम्हारा है और तुम्हें अपनी समस्या आपस में ही मिलकर सुलझानी चाहिए। और अगर लड़की की मम्मी ने गलत सलाह दी और लड़की उन सलाह पर अमल करती है तो वह दिन दूर नहीं होता जब लड़की का बसा बसाया घर टूट जाता है। इसलिए कभी भी मायके वालों को लड़की के घर में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए। रागिनी के समझ में सारी बातें आ रही थी और फिर बातें करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर रागिनी मीठी सी मुस्कान के साथ उठी और बोली, मम्मी जी क्या आप चाय के साथ कुछ चटपटा खाना पसंद करेंगी? तो मम्मी जी बोली, हाँ, पर क्या बनाओगी? तो रागिनी बोली, आलू की पकौड़ी। तो मम्मी जी बोली कि ऐसा करो, अब तुम्हारे पापा जी और रमन भी ऑफिस से आते ही होंगे तो सबके लिए चाय और पकौड़े बना लो। रागिनी किचन में चली गई और रमन की मम्मी भी सोचने लगी कि रागिनी इतनी भी बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा बचकाना है, जल्दी ही सबकी बातों में आ जाती है। बेचारी बड़ी सीधी है, अपना फैसला खुद नहीं ले पाती है, बस इसकी इसी कमी को दूर करना होगा और अब मुझे अपनी बीमारी का नाटक भी खत्म करना होगा। अगले दिन से मम्मी जी और रागिनी मिलकर घर का सारा काम झटपट कर लेती थी। फिर मम्मी जी रागिनी को कभी बाजार, कभी मूवी दिखाने तो कभी घर पर ही नई नई डिश बनाना सिखाती थी और घर की और भी कई ज़रूरी बातें सिखाती थी। देखते ही देखते रागिनी बिल्कुल बदल गई थी। अब वह समझदार हो गई थी। अब वह एक सुशील, संस्कारी, जिम्मेदार बहू बन गई थी। और रागिनी अब सीमा जी को फ़ोन भी कभी कभार ही करती थी। इधर सीमा जी भी रागिनी को जब फ़ोन करती तो कभी भी गलत सलाह नहीं देती थी, बल्कि उसे कहती थी कि ससुराल में सबका दिल जीतना और सबको खुश रखना। इधर तमन्ना ने एक दिन सीमा जी से कहा कि मम्मी अब मुझे बिस्तर पर आराम करते हुए 15 दिन हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक बार फिर से आपके साथ डॉक्टर को दिखा लाऊं, ताकि वो हमें बच्चे की प्रोग्रेस इसके बारे में ठीक से बता सकें। सीमा जी को बड़ा अच्छा लगा कि तमन्ना को अपने बच्चे की कितनी परवाह है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लो। तब तमन्ना ने कहा, ठीक है मम्मी जी, और आज हम दोपहर में ही चलेंगे। दोपहर को सीमा जी तमन्ना के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई और तमन्ना का चेकअप करने को कहा। अब की बार डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले तमन्ना ने रमन की मम्मी को फ़ोन कर दिया था और उन्हें अपनी सहेली डॉक्टर को फ़ोन करके बता दिया था कि इस बार ठीक से चेकअप करना। जब डॉक्टर ने तमन्ना का चेकअप किया तो वो सच में प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने सीमा जी को बधाई देते हुए कहा कि आप दादी बनने वाली हैं। देखिए, आपको तमन्ना का बहुत ध्यान रखना होगा और मैं ये डॉक्टर होने के नाते सलाह दे रही हूँ, क्योंकि ये और उनका होने वाला बच्चा कमज़ोर है। इसलिए आप तमन्ना के खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। और हाँ, सिर्फ तमन्ना को आराम ही नहीं बल्कि थोड़ा बहुत घर का काम भी करना चाहिए। जब रागिनी और उसकी सास तमन्ना के घर पहुँचे तो सीमा जी ने रमन की मम्मी का खूब आदर सत्कार किया। दोनों बैठकर बातें करने लगी और रागिनी अपनी सास से पूछकर तमन्ना के साथ उनके कमरे में बैठकर बातें करने लगी। इधर सीमा जी और रमन की मम्मी बातें करने लगी। अचानक सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो रमन की मम्मी से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपको और आपके घर वालों को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। देखिए बहन जी, मैं भी अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर बैठी थी। अपने ही हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ रही थी। वह तो आप इतनी समझदार हैं जो आपने कभी भी कुछ नहीं कहा, वरना कोई और होता तो अब तक मेरी बेटी को घर से निकाल दिया होता। रमन की मम्मी मुस्कुराते हुए बोली कि देखिए बहन जी, आपको समझ आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हम दोनों ने ज़िंदगी देखी है, बहुत कुछ सहा है,
तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएं, न कि गलत रास्ता दिखाएं। तभी रागिनी और तमन्ना आ गई। तमन्ना बोली, आंटी जी आप रमन जी और अंकल जी को भी फ़ोन करके यहीं बुला लीजिए, सब लोग एक साथ खाना खाएंगे। तो सीमा जी बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तब रागिनी ने अपनी सास की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। तब रागिनी ने रमन को फ़ोन करके कहा कि आप और पापा जी यहाँ तमन्ना भाभी के घर आ जाइए, हम दोनों यहीं हैं। फिर रमन बोला, ठीक है। अब रागिनी बोली कि मम्मी मैं खाने की तैयारी करती हूँ। यह सुनकर सीमा जी हैरान रह गई। बोली, बेटा मैं कर लूँगी, तुम रहने दो। तब रागिनी की सास बोली, बहन जी आज आप सब रागिनी के हाथ का खाना खाइएगा और बताइएगा कैसा बनाती है। तब रागिनी ने तमन्ना से पूछा, भाभी आप क्या खाना पसंद करेंगी? तो तमन्ना बोली, जो आप बनाओगी वही मैं खा लूँगी। तब रागिनी ने जाकर रात के खाने का इंतज़ाम कर लिया। उसने मटर पनीर, पुलाव, दम आलू, कचौरी, दही बड़े और खीर बनाई और शाम की चाय के लिए उसने फ्रेंच फ्राइज बनाए। जब घर में सब लोग आ गए तो रागिनी ने चाय नाश्ता लगा दिया और सब चाय पीने लगे। फिर बातें करते करते 8 बज गए तो रागिनी ने कहा कि सब लोग खाना खाने आ जाइए। तो सीमा जी बोली कि चल मैं खाना लगाने में तेरी मदद कर देती हूँ। और फिर रागिनी ने कचौड़ी बनानी शुरू कर दी और सीमा जी सबके लिए खाना लगाने लगी। जब सबने खाना खाया तो बोले, भाई वाह खाना बड़ा स्वादिष्ट है, तमन्ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। तब तमन्ना बोली कि माफ़ कीजिएगा, आज खाना मैंने नहीं रागिनी दीदी ने बनाया है। ये सुनकर वैभव और उसके पिताजी को बड़ी हैरानी हुई। फिर रमन के पापा जी भी बोले कि भाई साहब हैरान मत होइएगा, रागिनी वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसी हंसी खुशी के माहौल में सबने खाना खाया और रमन अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद तमन्ना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे, पर एक खुशी और भी थी कि रागिनी माँ बनने वाली थी। सब बहुत प्रसन्न थे, खास तौर पर सीमा जी और तमन्ना, क्योंकि रागिनी का घर टूटा नहीं बल्कि बस गया था और उसने ससुराल में सबका दिल भी जीत लिया था। यह सब तमन्ना और रमन की मम्मी जी के कारण संभव हो पाया था कि सीमा जी और रागिनी को अपनी गलतियों का एहसास जो हो चुका था। वह कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। दोनों परिवारों में कोई गलत फहमी की दीवार नहीं रही थी और दोनों घरों में खुशियों ने अपना घर बना लिया था। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।